आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर लखनऊ से है। दो वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की आपस में भिड़ंत हो गई है। सुनील राय ने अजय लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। लल्लू को जेल भिजवा कर रहूंगा, यह बात सुनील राय ने कही है। दरअसल लल्लू पर सवर्णों को हीन भावना से देखने का आरोप उन्होंने लगाया। हुसैनगंज थाने में एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है और अब यूपी कांग्रेस में गुटबाजी के एंगल से इस मामले को भी देखा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है कांग्रेस के अंदर, आप कह सकते हैं, चूंकि एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिनती होती है और अब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के ही खिलाफ कांग्रेस के नेता के द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इसमें 323, 427, 352 इन धाराओं के तहत यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बेहद अहम जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और कांग्रेस के नेता हैं सुनील राय, जिन्होंने यह एफआईआर दर्ज करवाई है। सवर्णों को हीन भावना से देखने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज करवाई है। लखनऊ के हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज है। बेहद अहम जानकारी है। एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। 323, 427 और 352 इन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी है। खबर गाजियाबाद से है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर आरोप लगे हैं। मुख्य आरोपी के करीबी हैं नंदकिशोर गुर्जर, ये आरोप भी लग रहा है। आरोपी प्रवेश गुर्जर के करीबी बताए जा रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर, जो कि विधायक हैं। जिला पंचायत सदस्य के पति ने तस्वीरें शेयर की हैं। संदीप कसाना ने शेयर की हैं तस्वीरें। बीजेपी के वार्ड नंबर 12 से जिला पंचायत सदस्य पति हैं और ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। आरोपी प्रवेश गुर्जर के करीबी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बताया गया है। तस्वीरों के साथ दिखाया गया है। जिला पंचायत सदस्य के पति की तरफ से शेयर भी की गई है। इन तस्वीरों को शेयर किया गया है और अब संदीप कसाना ने आरोपी के साथ जो तस्वीरें हैं नंदकिशोर गुर्जर की, उसको भी शेयर कर दिया है। तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर गाजियाबाद प्रकरण में। अब विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ आरोपी कि तस्वीरों को शेयर किया गया है और बड़ा आरोप लगाया गया है बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर। तो वहीं ट्विटर के बाद फेसबुक पर भी पुलिस ने शिकंजा कस सकती है, क्योंकि उम्मेद पहलवान के मामले में फेसबुक की भी बड़ी लापरवाही आई है और इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने एसपी देहात ईरज रजा के साथ खास बातचीत की है। सुनिए। के एसपी देहात डॉक्टर ईरज राजा साहब मौजूद हैं पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। सर, अभी तक इस मामले में चल क्या रहा है वो जानना चाहेंगे। अभी एक तो जो मेन एफआईआर लिखी गई थी, जिसमें जो बुजुर्ग हैं अब्दुल समद, उनके साथ जो मारपीट और अभद्रता की गई थी, उसमें 9 अभियुक्त जेल जा चुके हैं। सभी मुख्य अभियुक्त जेल जा चुके हैं। तो लगभग उसमें हमारी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। 1-2 लोग और हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। बहुत ही जल्दी वो लोग भी जेल जाएंगे। इसके अलावा एक हमारी जांच ये है कि उसमें एफआईआर में जो कंटेंट में इनके द्वारा चीज़ें लिखाई गई थी कि वो किसी को जानते नहीं हैं और उनको एक तरह से अगवा किया गया था ऑटो में ज़बरदस्ती, तो वो सारे फैक्ट्स हम चेक कर रहे हैं कि किस कारण से वो सब बोला गया, क्योंकि वो बातें सत्य नहीं है। उनकी सत्यता की जांच की गई है। तो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आया है वो उन लड़कों को पहले से जानते थे, जिसके की कॉल रिकॉर्ड्स भी हैं और उनके द्वारा वो वहाँ पर गए भी हैं उनके घरों पे। वो सभी लोगों को जानते थे। फिर क्या कारण रहा कि उनकी आइडेंटिटी छुपाई गई और अज्ञात में एफआईआर दी गई। इसके अलावा घटनास्थल भी सही नहीं बताया गया था। घटनास्थल जो था मारपीट का, वो बंथला में था, जो कि थाना लोनी के अंतर्गत आता है। लेकिन जो एफआईआर पंजीकृत कराई गई वो लोनी बॉर्डर में कराई गई। घटनास्थल लोनी बॉर्डर दिखाया गया। सर, इस पूरी साजिश का सूत्रधार किसे कहें? क्या वो उम्मेद पहलवान है जिसने पूरा सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की, या कोई और नाम भी इसमें अभी ऐड हो? इसको हम देख रहे हैं। अभी तो फिलहाल उम्मेद पहलवान के द्वारा जो वीडियो वायरल की गई थी और जो बयान दिए गए थे, तो अभी तक उसका ही रोल नज़र आ रहा है। बहुत ही जल्दी उसकी जब अरेस्टिंग हो जाएगी तो उससे पूछताछ में अगर कोई अन्य नाम भी सामने आता है तो हम उसके विरुद्ध भी उसका नाम बढ़ाकर उसके विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जो चीज़ें अभी आ रही हैं सामने, स्काइप से कुछ लोगों से वो लाइव जुड़ रहा है, उसकी कुछ लोकेशंस मिल रही होंगी, तो निश्चित है काफ़ी शातिरता से वो ये सब काम कर रहा है। तो जाहिर है ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक भी हो जाता है पुलिस के लिए, और तेज़ी इसमें निश्चित तौर पर हो रही है। नहीं, बिल्कुल हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। हमारी जो स्वाट टीम्स हैं वो भी लगातार लगी हुई हैं और बहुत ही जल्दी हम इनकी अरेस्टिंग कर लेंगे। नो डाउट इनके द्वारा किसी भी तरह से फ़ोन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जो भी ये कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉल या स्काइप कॉल कर रहे हैं, जिसको कि ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कारण से थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी हम इनको अरेस्ट कर लेंगे। सर, मीनवाइल क्योंकि कल 2 आरोपियों को ज़मानत मिली, तो क्या उसका कोई प्रभाव तो केस पर नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक नॉर्मल रूटीन है। कोर्ट में वो लोग प्रस्तुत हुए और कोर्ट से उनको ज़मानत हुई है। बाकी हम लोग की तरफ से अपनी पूरी लिखा पढ़ी की गई थी और आगे भी इसमें की जाएगी।
अगर दोबारा किसी को ज़रूरत पड़ी अकाउंट फोर करने की तो दोबारा भी किया जाएगा। सर आखिरी और बेहद अहम सवाल ये है कि इस मामले में ट्विटर को नोटिस गया है, कल नोटिस भेजा गया है उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को, और फेसबुक की भूमिका में भी ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना सब कुछ रहा। तो ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर पर कार्रवाई लगभग हो चुकी है, क्या फेसबुक भी सवालों के घेरे में है? जी हाँ, फेसबुक लाइव वो वीडियो किया गया था और वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, तो हम इस पर भी अभी जांच कर रहे हैं। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम फेसबुक को भी इसमें कार्रवाई में शामिल करेंगे। सर 7 दिन में ट्विटर का जवाब नहीं आता है, तब आगे फर्दर क्या करें? उसमें हम लीगल ओपिनियन लेते हुए आगे की कार्रवाई करेंगे। इसमें और कठोर कार्रवाई का भी प्रावधान है। और सर क्या कुछ और नाम सामने आने का? नहीं, अभी तक कोई और नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो ऐसे भी कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आएंगे तो हम सभी लोग से शेयर करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हैं गाजियाबाद के एसपी देहात साहब, जिन्होंने पूरे मामले पर जानकारी दी और ये बताया कि किस तरह से ट्विटर पर तो शिकंजा कसा गया है, लेकिन फेसबुक पर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर भी आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी। और अब खबर उन्नाव से है, जहां पर पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई हैं। इसमें घरों में घुसकर लोगों पर ये लाठियां महिला पुलिस ने भांजी हैं। भारी पुलिस बल के साथ महिला पुलिस घर में घुसी है। एक दिन पहले ही पुलिस पर पथराव हुआ था। पथराव करने वाले 43 लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए थे। 250 अज्ञात लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था और अब महिला पुलिस के द्वारा घर के अंदर घुसकर ये लाठियां भांजी गई हैं। वीडियो वायरल हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिस ने ये लाठियां भांजी हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस कर्मियों के द्वारा कैसे महिलाओं के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, उसकी तस्वीरें हैं। उन्नाव की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। घर के अंदर महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा घुसकर ये लाठियां चलाई गई हैं। पथराव करने वाले आपको बता दें 43 लोग हालांकि गिरफ्तार किए गए हैं। 250 अज्ञात लोग हैं जिन पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है और अब महिला पुलिस ने घर में घुसकर ये लाठियां भांजी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उधर गोरखपुर में डॉक्टरों ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया है और डॉक्टरों का यह कहना है कि प्रोटेक्शन बिल को लागू किया जाए। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया है, देखिए। आईएमए के आह्वान पर आज देशव्यापी प्रदर्शन है और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो बड़े डॉक्टर्स हैं, ये बड़े डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आज सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई है, क्योंकि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है ये शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के इनकी मांग है कि अगर इलाज के दौरान मृत्यु होती है उन्हें पर चिकित्सक प्रतिष्ठानों पर तोड़फोड़ की जाती है, उसको बंद किया जाए, क्योंकि ये अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की जान की हिफाजत करते हैं। अब ऐसे में अगर उनके जान पे बनाएगी तो कैसे वो इलाज करेंगे, कैसे मरीज को ठीक करेंगे। इसको लेकर आज मजबूरन इन्हें काले दिवस के रूप में 18 जून को मनाना पड़ा और आज ये सड़कों पर उतर के काले कपड़े पहन करके काला दिवस मनाने को मजबूर हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर के प्रोटेक्शन को लेकर के जो एक एक्ट लागू हुआ है उसे ग्राउंड जीरो पर लाया जाए। हमारे साथ कुछ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं? डॉक्टरों के साथ जो भी मारपीट होती है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं कि कोई भी मिसहैपनिंग अगर होती है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो नियम के अंतर्गत उस पर कोई कार्रवाई हो, लेकिन तुरंत कोई मारपीट ना हो, वहाँ पे डॉक्टर को मारा ना जाए। क्या लग रहा है सर, वजह क्या है आज आप लोगों को ये काला दिवस मनाना पड़ा? देखिए, ये एक चिकित्सक जो कोविड वार्ड में ड्यूटी करता है अपनी जान की बाजी लगा के करता है और कई बार मरीज कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं भी ठीक होते हैं। वैसे भी कोविड के अलावा अन्य मरीजों में भी हर मरीज को जान की गारंटी व जिंदा रखने की गारंटी कोई चिकित्सक नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता तो राम और कृष्ण ने इस धरती से ऊपर जाने का इंतजाम न किया होता। मृत्यु एक सत्य है जो सबको स्वीकारना होगा बावजूद सारे इंतजामात के। इसका तरीका यही है कि कुछ जो है परिजन जो आक्रोशित हो जाते हैं और तोड़फोड़ करते हैं, डॉक्टरों को मारते हैं, उसके खिलाफ कई प्रदेशों ने बहुत काम भी किया है। यहाँ पे भी डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो हमारा सिर्फ आज के दिन ये कहना है कि उस डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से ज़मीनी हकीकत के साथ लागू किया जाना चाहिए, वरना चिकित्सकों के लिए लोगों को जान बचाने का ये जो काम है ये मुश्किल हो जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि आप लोग इस पहले से इसको लेकर के मांग भी कर रहे थे और ये एक्ट बनाया भी गया है, लेकिन लागू क्यों नहीं हो पाया? हम लोग पिछले 3-4 सालों से कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जिसके लिए सरकार ने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया, मगर व्यवहारिक तरीके से ये ज़मीनी हकीकत में लागू नहीं हो पाया है। जब भी किसी भी अस्पताल में कोई भी मरीज अगर यदि मरता है तो परिजन में आए दिन परिजन हंगामा करते हैं और डॉक्टरों के पास बचने का कोई उपाय नहीं रहता है।
और डॉक्टरों को अपनी जान का खतरा हो जाता है। डॉक्टरों के अपने भी परिवार हैं, बाल बच्चे हैं। डॉक्टर इतने दबाव में कैसे मानसिक दबाव में काम कर सकते हैं। तो हमें ये चाहिए कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को ज़मीनी हकीकत पर लागू किया जाए और डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सुरक्षा दिया जाए। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन कभी भी हमेशा अमूमन ये भी देखने को मिलता है कि कुछ जगह लापरवाहियाँ होती हैं जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। देखिए, लापरवाहियाँ तो सारे विभाग में सब जगह होती हैं, सरकार से भी होती हैं, हर जगह होती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन जनरल सबको एक दृष्टि से देखा जाए। जो दोषी हो उसकी सज़ा हो और वो कानून के तरीके से हो, इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये कोई भी डॉक्टर ये थोड़ी ना चाहता है कि नहीं हमारा मरीज़ ठीक ना हो या मर जाए। हर आदमी उसको बचाने की कोशिश करता है। और ये बताइए कि इतने जो मृत्यु होती है, लोग क्या घर पे मरते हैं? मैक्सिमम अस्पतालों में ही जाके मरते हैं। तो अस्पताल में डॉक्टर दोषी हो गया, उसी ने मार दिया। अरे मरना है ही है, उसको बचा कौन सकता है? तो ऐसे में डॉक्टर की मार पिटाई या इस तरह से तोड़फोड़ करना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिंदगी और मौत का फैसला ऊपर वाला करता है और निश्चित रूप से जो धरती के भगवान कहे जाने वाले जो ये डॉक्टर हैं वो हर संभव कोशिश करते हैं उन मरीज को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कोई वजह या कोई ना कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से ये तस्वीरें सामने आती हैं। और लगातार जब हॉस्पिटलों पर डॉक्टरों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ होता है, इसको लेकर आज इन लोगों ने सड़क पर उतरकर सरकार से मांग की है कि डॉक्टरों की हिफाजत के लिए कोई जो एक्ट बना है उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे लाया जाए, ताकि आने वाले समय में चिकित्सक बेखौफ होकर के अपने मरीज का इलाज कर सके। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं कोरोना के कम होते संक्रमण के साथ ही अब कुछ लोग मास्क लगाने को लेकर के लापरवाह नजर आने लगे हैं। और मास्क लगाने को लेकर के लखनऊ में लोग कितने जागरूक हैं, इसको लेकर के इंडिया न्यूज संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया है। सरोजनी नगर इलाका है और यहाँ पर मास्क को लेकर लोग कितना जागरूक है, इसके लिए हम लोगों से बात करेंगे और जायजा लेंगे कि क्या लोग मास्क को लेकर कितने अवेयर है। ये बताइए, आपने मास्क लगाया हुआ है, आपको पता है कि मास्क क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, मास्क हम अपनी ही सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं और दूसरों को लोग प्रेरित भी करते हैं कि अब इससे कुछ लोगों की काफ़ी परेशानियां भी होती हैं। जैसे जो श्वास के मरीज़ हैं, हमें मास्क आप जब भी एक दूसरे के करीब जाते हैं तब आप मास्क लगाए रखिए। कहीं आप अकेले हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मास्क हमेशा आप अपने चेहरे को ढके रखें। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लगातार मास्क को लेकर अवेयर किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि लोग मास्क लगाएं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग मास्क को नीचे लगा लेते हैं या लोग नहीं लगाते हैं, लापरवाही बरतते हैं, या कुछ लोग ऐसे जो मास्क को फेंक देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? मास्क न लगाने से संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। मास्क लगाएंगे, अपनी भी सुरक्षा है, दूसरों की सुरक्षा है, और यही चाहेंगे सभी लोग मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क को फेंक देते हैं सड़क पर, नहीं लगता उसे संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहता है? देखिए, मास्क जो है किसी कचरे डिब्बे में डालें, इधर उधर ना फेंकें। इधर फेंकने से बीमारियां पैदा उत्पन्न होंगी। आप लोग क्या हमेशा मास्क लगाते हैं या घर से बाहर तब लगाते हैं? घर से बाहर रहते हैं या ड्यूटी पे रहते हैं, ठीक है। लोगों के संपर्क में रहते हैं तो मास्क कंटिन्यू लगाए रहते हैं, अकेले रहते तो नहीं लगाते। मास्क अगर ये बेकार होता है तो कैसे क्या करते हैं इसको मास्क जो बेकार हो, जैसे हम लोग यूज़ एंड थ्रो वाले, उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह फेंकें जहाँ अपने आप डिस्पोजल हो जाए, ठीक है। आम जगह नहीं फेंकते उसको। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाह कहा जा सकता है, लापरवाही बरतते हैं, सड़क पे फेंक दिया, ऐसी जगह फेंक दिया जहाँ संक्रमण खतरा होता है। नहीं लगता कि उनको भी ध्यान देना चाहिए सब चीज़ों को लेकर? उनको बताया जाता है, मगर कुछ ऐसे होते हैं लापरवाह जो ऐसा करते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना। ये बताइए भाई साहब, आपने मास्क लगाया हुआ है, कुछ लोग मास्क को नीचे लगाते हैं, नहीं लगता है कि मास्क को किस तरह लगाना चाहिए? तो देखिए, कभी कभार आदमी मास्क लगाता है, जब थोड़ा तो होता है इसीलिए वो नीचे करता है। बाकी मास्क तो ऐसा ही रहना चाहिए जिससे संक्रमण ज़्यादा तो आप नहीं बढ़ेगा। इससे बस सही है। अगर मास्क खराब हो जाता है या बेकार हो जाता है तो उसको कहाँ फेंकना चाहिए? जैसे मास्क खराब हो जाता है उसको उतार के एकदम डस्टबिन में फेंकना चाहिए, क्योंकि उसको मास्क लगाने से अगर बाहर आप फेंकेंगे कोई होगा तो उसको संक्रमण की वो हो सकती है। डस्टबिन में डालना चाहिए मास्क। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मास्क को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं, साफ तौर पे मास्क को किस तरीके से लगाना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, इसको लेकर भी लोग जानकार हैं। उसके अलावा अगर मास्क पुराना या खराब हो जाता है उसको डस्टबिन में डाले, लोग इतना समझ रहे हैं सब चीज़ों को लेकर। अर्शद के साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। और अब खबर गोंडा से है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर गोंडा में हुआ है जब डीएम मार्कंड शाही अचानक जिला अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल खबर चलने के बाद डीएम अस्पताल पहुंचे। कोविड एंटीजन किट में हेराफेरी के मामले में डीएम ने अस्पताल का रुख किया है। आरोपियों के पास से 82 डिब्बे एंटीजन किट बरामद हुई है। बड़ी और अहम जानकारी और बड़ी खबर गोंडा से इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें देखें,
जिलाधिकारी पहुंचे हैं गोंडा में। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, चूंकि इंडिया न्यूज ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद डीएम मार्कंडे शाही अचानक जिला अस्पताल पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है और खबर चलने के बाद डीएम ने अस्पताल में जाकर के इसका जायजा भी लिया है। दरअसल कोविड एंटीजन किट में हेराफेरी के मामले में यह जांच पड़ताल अब डीएम के द्वारा की गई है और आप देख सकते हैं कैसे डीएम के द्वारा इनकी जांच की जा रही है, तथ्यों को परखा जा रहा है, बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोंडा में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। तस्वीरों के साथ आप देखें, डीएम मार्कंडे शाही अचानक से जिला अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल इस खबर को इंडिया न्यूज ने बेहद प्रमुखता के साथ दिखाया था। एंटीजन किट में भारी पैमाने पर धांधली और गड़बड़ी का मामला था और इस खबर के चलने के बाद इस मामले पर अब जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए जिला अस्पताल का रुख किया है। दरअसल आरोपियों के पास से 82 डिब्बे एंटीजन किट बरामद हुई थी और अब जिला अस्पताल में जाकर के इसकी जांच पड़ताल जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। उधर मुरादाबाद में बीजेपी के नगर विधायक रितेश गुप्ता ने जिले के पहले पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है। बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता ने बताया है कि पूरे प्रदेश में बीजेपी इसी तरह से हेल्प डेस्क खोल रही है। मुरादाबाद में भी कोरोना संक्रमण का शिकार होकर ठीक हुए लोगों में अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो फिर उनके लिए पूरे जनपद में 6 हेल्प डेस्क खोले जा रहे हैं। पहले हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है। इस हेल्प डेस्क पर आकर कोई भी कोरोना संक्रमण का शिकार होकर के ठीक हुआ व्यक्ति किसी भी तरह की समस्या होने पर सीधे आकर के इस संबंध में डॉक्टरी परामर्श ले सकता है। पेशेंट्स को देखने के लिए मौजूद रहने वाले हमारे डॉक्टर आदरणीय विवेक गोयल जी, डॉक्टर मयंक शर्मा जी, योगाचार्य त्यागी जी, हमारे महानगर के महामंत्री कमल गुलाटी जी, भाई प्रतीक मित्तल जी यहाँ मौजूद हैं। आज मुरादाबाद महानगर में प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर एक पोस्ट कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इस सेंटर पे जो पेशेंट्स कोविड से सही होने के बाद अपने घरों पे चले गए हैं या घर पे रह के इलाज करा रहे हैं, उसके बाद कोई परेशानी उनको यदि महसूस होती है तो ऐसे पेशेंट यहाँ आके संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर विवेक गोयल जी। आज जो यहाँ पर पोस्ट कोविड के बाद जो समस्याएं होती हैं उसके लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंप शुरू किया है जो लगातार 15 जुलाई तक यहाँ पर चलेगा, जिसमें कोविड के बाद जो समस्याएं आ रही हैं, जितनी भी अन्य जो भी बीमारी है वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हमारे डॉक्टर उन्हें देखेंगे। डॉक्टर विवेक गोयल, डॉक्टर मयंक शर्मा और हमारे योगेश त्यागी जो योग शिक्षक हैं, सुबह 9 से 11 बजे रोज़ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देखेंगे। इसके अलावा भी शहर के कई स्थानों पर हाँ, इसके अलावा जो है RSD, डेंटल कॉलेज, लाइन पार और हमारे कांशीराम में 5 जगह और लगेंगे, सब जगह। उधर कोरोना महामारी जब चरम पर थी तब उत्तर प्रदेश के आगरा की एक तस्वीर वायरल हुई थी और इस तस्वीर में एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए उसको मुंह से सांस दे रही थी। पति को 4 अस्पतालों से ये कहकर लौटा दिया गया था कि बेड नहीं है। पति की टूट रही सांसों को बचाने के लिए उससे CPR वो देती रही, लेकिन पति को वो बचा नहीं पाई। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट किए, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस महिला का क्या हुआ। फिलहाल इंडिया न्यूज़ ने पीड़ित महिला रेणु सिंघल के साथ खास बातचीत की है। इस कोरोना काल में न जाने कितने घर उजड़ गए और कितने लोग काल के गाल में समा गए। ताज नगरी आगरा में एक ऐसा ही परिवार है। अब इस परिवार में जो मुखिया थे रवि सिंघल, वो नहीं रहे। अब देख सकते हैं कि रवि सिंघल जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके साथ उनके पीछे उनकी पत्नी और एक बेटी है। अब ये बेसहारा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो चीज़ें चली, जो सेकंड वेव आया, उसने काफ़ी लोगों को घर को उजाड़ दिया और काफ़ी लोगों को बेसहारा भी कर दिया। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं जी। क्या हुआ उस दिन? उनको 6 दिन पहले फीवर आया था। उनका ट्रीटमेंट घर पे ही चल रहा था, दवाइयाँ चल रही थी। 23 अप्रैल को उनकी अचानक एकदम तबीयत बिगड़ी थी। हॉस्पिटल लेके गई थी मैं। हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल वालों ने किसी ने एडमिट नहीं किया। उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने उन लोगों
उनका डॉक्टर लोगों का स्टाफ निकल आया, मेरा पेशेंट टेम्पो में बैठा हुआ था। मैंने उन लोगों से बोला था, उन लोगों ने मेरे पेशेंट को थोड़ा सा हॉपलेक्स और कर दिया, बीमार तो था ही और भी ज़्यादा कर दिया कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ये नहीं है, यहाँ बेड नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, काफ़ी बोला था। लेकिन मैंने उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े थे, पैर तक छूने के लिए बोल दिया था, मैं भैया आपके हाथ पैर छूती हूँ, मेरे पेशेंट को एडमिट कर लीजिए, जो भी होगा भगवान के ऊपर है। मैं पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी ने उनको एडमिट नहीं किया। भी सांस देने की कोशिश की और फिर मैंने उनको मुंह से सांस देने की बहुत कोशिश की थी। मैं सांस देते देते मेडिकल इमरजेंसी पहुंची थी, वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सांस देने की कोशिश की। मैंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की उनके खातिर। मैंने कोई बात नहीं, मेरे आदमी की जान बचेगी, लेकिन वो भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। जब तक मेडिकल इमरजेंसी पहुंची, मैंने वहाँ पे देखा था, काफ़ी देर बाद वो लोग आए थे, उन्होंने लिया, अंदर जाके बोल दिया कि मतलब मृत घोषित बोल दिया। उस समय में काफ़ी हॉपलेक्स हो गई थी। मेरे हाथ में जो भी सामान था, पर्स वगैरह जो भी था, उनके कागज़ वगैरह जो भी थे, वो सारे वहाँ पे गिर गए। मेरे को कुछ नहीं मालूम कि मेरा मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे को तो घर आके काफ़ी देर बाद होश आया था। उसके बाद में मेरी हल्की सी गले में भी प्रॉब्लम हुई थी, खांसी वगैरह हल्का सा हुआ था, क्या ज़्यादा नहीं हुआ था। मैंने अपनी बच्ची से गर्म पानी वगैरह करवा के, थोड़ी गोली वगैरह खा के, तो मैंने रवि जी के जाने के बाद कोई मदद हुई आपकी अभी तक? अग्रवाल समाज वाले आए थे, विधायक जी भी आए थे, उन्होंने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, जो होगा वो करेंगे और काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी। अब क्या चाहती हैं आप सरकार से? मैं तो सरकार से ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए जो भी कुछ, जो उसकी पापा की तमन्ना थी, वो उनकी तमन्ना पूरी होनी चाहिए। उनकी काफ़ी इच्छा थी, वो कहते थे बेटी भी तू ही है, बेटा भी तू ही है, जो बेटी वो तू ही है। उसके बाद मतलब एक मैं रेंट पर रहती हूँ, 2500 रुपये महीना मेरा किराया है, और घर पे कोई कमाने वाला है नहीं है, मैं हूँ, मेरी बेटी है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सरकार से कि मेरे रहने के लिए व्यवस्था हो जाए, और कहते मेरी बच्चे की पढ़ाई वैसे बच्ची की इच्छा तो ये है कि अभी मैं इतनी मतलब छोटी हूँ, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि मेरे लिए जॉब, गवर्नमेंट जॉब की ज़्यादा इच्छा है उसकी। आप क्या चाहती हैं? पापा नहीं रहे हैं, माता जी अकेली जी। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, मैं भी अपने पापा की तरह अपना घर संभालूँ, अपनी मम्मी को संभालूँ अपने साथ, और बस एक अपना घर हो सरकार की तरफ से मिल जाए तो अच्छा होगा जी। अब देखा इस परिवार को, रवि जी के जाने के बाद इस परिवार में कोई नहीं है। अब बेसहारा माँ और बेटी है, लेकिन बेटी का हौसला भी टूटा नहीं है। बेटी अब ये चाहती है कि कहीं ना कहीं वो जॉब करके अपनी माँ को संभाले और आगे बढ़े। कहीं ना कहीं मीडिया पर जब खबर चली, उसके बाद कुछ लोग मदद के लिए जरूर आए, लेकिन जो मदद होनी चाहिए थी इस परिवार की, वो शायद अभी नहीं हो पाई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।